वेलकम टू अनदर लेक्चर। हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 जो है ना, दिस इज़ ऑल अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चैप्टर नंबर 6 का पहला टॉपिक है और पहला लेक्चर भी है। और आज के लेक्चर में हम सिर्फ दो कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। एक जो है नाउ दिस इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो स्टेप बाय स्टेप इसको हम डिस्कस करेंगे कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस किसको कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस किसको कहते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन से हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन कौन से हैं। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो होते हैं, इसमें सबसे पहली पॉइंट तो यह है कि दीज रिएक्शंस ऑलवेज गो फॉर द कंप्लीशन। यानी ये वो रिएक्शंस हैं जो अगर एक बार स्टार्ट कर लिए जाएं तो एक एंड पॉइंट तक जाएंगे। ये कहीं ना कहीं जाके एक सर्टेन टाइम के बाद जाके स्टॉप हो जाएंगे। स्टॉप इस वजह से हो जाएंगे बिकॉज सारे रिएक्टेंट्स जो होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और रिएक्शन एंड पॉइंट तक जाएगा। इसी वजह से लिखा है कि दीज रिएक्शंस ऑलवेज गो फॉर द कंप्लीशन। कंप्लीशन का मतलब है कि टोटल रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, प्रोडक्ट में। नंबर 1। एक दूसरी पॉइंट हम इरिवर्सिबल रिएक्शन में लिख सकते हैं, वो ये है कि इफ रिएक्टेंट्स आर टेकन इन द स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो then no reactant will left after the completion of reaction। इसका मतलब यह है कि अगर हम रिएक्टेंट्स को स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में लें, जिस रेशियो में रिएक्टेंट्स ने रिएक्ट करना उसी रेशियो में अगर रिएक्टेंट लें और रिएक्शन को स्टार्ट करें तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जितने भी रिएक्टेंट्स हमने लिए होंगे वो सब के सब कन्वर्ट हो जाएंगे प्रोडक्ट में और पीछे कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा क्योंकि हमने रिएक्टेंट स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में लिए थे। एक सिंपल सा एग्जाम्पल अगर आपसे शेयर किया जाए, सपोज टू इस बात को समझाने के लिए, सपोज अगर मैं आपसे कहूं कि आई हैव अ नाइट्रोजन दैट रिएक्ट विद द 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इट इज मेकिंग अमोनिया। सपोज कर लेते हैं ये रिएक्शन जो है हम सपोज करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद द 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इवन यू कैन से 28 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद द 6 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। अगर हम इस रेशियो में अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेंगे, कंडीशन कुछ यूं जो है वो हम प्रोवाइड करें कि हम चाहते हैं कि रिएक्टेंट टोटल की टोटल किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में, तो फिर ऐसी सूरत में रिएक्शन जब कंप्लीट होगा पीछे कोई भी रिएक्टेंट जो है वो नहीं बचेगा क्योंकि हमने दोनों रिएक्टेंट को स्टोइचियोमेट्रिक रेशियो में लिया है। तभी हमने लिखा है कि रिएक्शन ऑलवेज गो फॉर द कंप्लीशन। कंप्लीशन में तब जाएंगे जब कोई भी रिएक्टेंट जो होगा वो बाकी नहीं बचेगा। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी है कि दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड वन वे रिएक्शंस। वन वे रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट थे, बस वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए एंड दैट्स इट, फुल स्टॉप, नथिंग एल्स। अब वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होगा। एंड दीज रिएक्शंस आर यूजुअली कैरिड आउट इन द ओपन वेसल्स। इन रिएक्शंस को जो कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं इनको अक्सर किया जाता है ओपन वेसल्स में, खुले बर्तन में। इसकी बेसिक वजह यह है कि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है कोई प्रोडक्ट बनता है और अगर हम प्रोडक्ट को वहां से निकाल दें तो फिर टोटल रिएक्टेंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, प्रोडक्ट में। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर कंटेनर ओपन है, अगर कंटेनर ओपन है, अगर कोई गैसियस अगर प्रोडक्ट बना है तो फिर गैसियस प्रोडक्ट जब भी बनेगा ओपन वेसल में तो फिर रिएक्शन हमेशा जो होगा वो इरिवर्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि जब वन ऑफ द प्रोडक्ट हैज एस्केप आउट फ्रॉम द सिस्टम तो फिर कभी भी प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो आई होप कि ये बात आपको समझ आ गई होगी कि इरिवर्सिबल रिएक्शन को कैसे समझाते हैं। कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहां पर, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहला मैंने लिया है कि रिएक्शन बिटवीन द एसिड्स एंड बेस। हियर वी हैव एसिड HCl रिएक्ट विद बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मिंग सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। नाउ दिस इज न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन में जो होता है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन में स्पेशली, उसमें एक बार साल्ट और वाटर बन जाए रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। एक और एग्जांपल, आयनिक रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। आयनिक रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिल्वर नाइट्रेट एक आयनिक कंपाउंड है जिसकी एक्वा सॉल्यूशन ली है। इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद सोडियम क्लोराइड, इसकी भी हमने एक्वा सॉल्यूशन ली है। इन दोनों की एक्वा सॉल्यूशन को अगर आपस में मिक्सअप कर दिया जाए सो देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, अ सॉलिड व्हिच अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, बिकॉज इट इज वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड। और इसके साथ साथ बनता है सोडियम नाइट्रेट दैट रिमेन इन द सॉल्यूशन। अब जब हम ये रिएक्शन करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये रिएक्शन इरिवर्सिबल है? वो पता यूं चलेगा कि जो सिल्वर क्लोराइड है, जो प्रेसिपिटेट है, वो जब एक बार बन जाएगी तो कभी डिसअपियर नहीं होगी। इसका मतलब है कि सिल्वर क्लोराइड अगर बना हुआ है
वो अब अगर डिसअपियर नहीं हो रहा या फिर उसकी क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आ रही, इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि प्रोडक्ट अब वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो रही। ठीक है, इसके अलावा एक रिएक्शन और भी है जो इरिवर्सिबल है। नाउ दिस इज द कंबस्शन रिएक्शन। Combustion reaction is irreversible, like coal burns in oxygen forming carbon dioxide, when natural gas containing methane burns in oxygen forming carbon dioxide and water. तो combustion reaction जो होते हैं ये सब के सब irreversible होते हैं, just like burning of paper, wood। ठीक है, कोई भी चीज़ बर्न हो जाए तो वो कभी रिवर्स नहीं हो सकती। तो आई थिंक ये बात आप सबके समझ में आ रही होगी। तो चलो भाई, अब एक चीज़ तो आपको समझ आ रही होगी कि इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं। इस चैप्टर का जो मेन टारगेट है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, हमें सिर्फ एज ए रेफरेंस लेना था कि इरिवर्सिबल रिएक्शन किसको कहते हैं। हमारा चैप्टर जो है उसका मेन टारगेट है रिवर्सिबल रिएक्शन, और इसी रिएक्शन को लेकर हम इस पूरे चैप्टर को कंटिन्यूटी में रखेंगे। तो चलो देखते हैं कि इरिवर्सिबल रिएक्शन के बाद रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे पहला सेंटेंस आप देख सकते हैं कि लिखा है कि दीज रिएक्शंस नेवर एंड एवर गो फॉर द कंप्लीशन। ये रिएक्शन कभी भी कंप्लीशन के लिए नहीं जाती। मतलब कि एक बार रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो आप थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो देखेंगे कि रिएक्शन चल रहा होता है। आधे घंटे के बाद दोबारा उसको चेक करेंगे तब भी आप देखेंगे कि रिएक्शन हो रहा है। जब तक कंडीशन प्रोवाइडेड है ये रिएक्शन जो होगा दैट विल कंटिन्यू टू टेक्स प्लेस विद इनफिनाइट टाइम, यानी वो चलता रहेगा और चलता रहेगा और चलता रहेगा, कभी स्टॉप नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्टेंट स्लो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इस वजह से काफ़ी देर के बाद भी रिएक्शन चलता रहता है। नहीं, यहाँ पर क्या होता है, अगर हम इस रिएक्शन की बेसिक पे जाएं तो ध्यान से सुनेंगे। इसमें क्या होता है कि अगर एक बार रिएक्टेंट जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहता है तो उसके साथ बना जो प्रोडक्ट है वो फिर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे, साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट भी किस में कन्वर्ट हो गई, रिएक्टेंट में। दो अपोजिंग रिएक्शन जब साइमल्टेनियसली चल रहे होंगे तो फिर आप जानते हैं कि रिएक्टेंट कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि रिएक्टेंट तो चाहता है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, पर साथ साथ प्रोडक्ट जो है वो भी वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, रिएक्टेंट में। तो इन दिस वे रिएक्शन इज कंटिन्यू टू टेक्स प्लेस, सो दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल रिएक्शन। एक और चीज है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट्स नेवर कंप्लीटली कंज्यूम। यहाँ पर रिएक्टेंट कभी भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होते। उसकी भी वजह मैं आपको बता दूं, ये इस वजह से होता है क्योंकि रिएक्टेंट तो चाहते हैं कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, पर प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में जब चला जाएगा तो फिर रिएक्टेंट की क्वांटिटी जितनी भी ली जाएगी उसका कुछ हिस्सा तो प्रोडक्ट बनाएगा, लेकिन कंप्लीटली रिएक्टेंट जो होगा वो कंज्यूम नहीं होगा। एक और चीज जो याद रखनी है कि दीज रिएक्शन कैन बी स्टार्टेड ऑन बोथ साइड। इन रिएक्शंस को हम दोनों साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोनों साइड का मतलब क्या है, इसको सीखने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कोई भी एक रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट ए जिसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बी में। यूं सपोज कर लेते हैं कि किसी जगह पे कोई भी एक केमिस्ट कोई रिएक्शन परफॉर्म कर रहा है और वो एबल हुआ इस बात को कन्वर्ट करने में कि उसने ए को बी में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, अगर कोई और केमिस्ट किसी और जगह पे किसी और टाइम पे इस बी को वापस अगर ए में कन्वर्ट करने में सक्सेसफुल हुआ है, यानी ये बी वापस अगर ए में कन्वर्ट हो पाया है, अगर ये दो रिएक्शन अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे अगर किए थे, तो यकीन माने कि ये रिएक्शन जो अलग अलग हुए थे ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। साइमल्टेनियसली जब होंगे तो उसके लिए शर्त यह है कि कंटेनर जो है जिसमें इस रिएक्शन को करना है, कंटेनर को सील कर दो। कंटेनर को बिल्कुल सील कर दो ताकि कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इस कंटेनर से एस्केप ना हो पाए। रिएक्टेंट भी वहीं पड़े हों, प्रोडक्ट भी वहीं पड़ा हो, तभी ये मुमकिन होगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। इसी वजह से मैंने एक पॉइंट लिखी है कि दीज रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द क्लोज्ड वेसल। इरिवर्सिबल रिएक्शन ओपन सिस्टम में होते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शंस क्लोज सिस्टम में होते हैं, तो ये बात भी आपके ध्यान में रहे। एंड इन दिस रिएक्शंस यील्ड इज ऑलवेज लेस देन 100%। रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं क्योंकि रिएक्टेंट 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, इस वजह से इन रिएक्शन में जो यील्ड होगी, जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगा, वो हमेशा 100% से कम होगा। तो ये बात भी मेरे ख्याल में आपके नॉलेज में रहे। कुछ एग्जाम्पल में ले रहा हूं, जैसे कि N2O5 इज डिकम्पोजिंग इनटू NO2, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है।
इसी तरह से अमोनिया की डिकम्पोजिशन इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये भी रिवर्सिबल है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि PCl5 एंड दैट डिकम्पोजेज इनटू PCl3 एंड क्लोरीन, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऑलमोस्ट ऑल रिएक्शंस आर रिवर्सिबल अनलेस दीज रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन अ क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम में किए जाएंगे तो तकरीबन सारे ही रिएक्शन किसी ना किसी हद तक जो होंगे वो रिवर्सिबल होंगे। तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है चैप्टर 6 का। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, और फिर हम इसके आगे सीखेंगे स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम और उसकी नेचर। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।